नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज प्लस साइंस एंड टेक एनालिसिस 19 फरवरी 2023। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सा है चेक करते हैं। 6 इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, 3 साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। ठीक है, एक जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है। देखिए, जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल क्रिएट करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। फिर देखिए, साउथ अफ्रीका से 12 और चीतास पहुंचे हैं मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल पार्क में, वो देखेंगे। फिर देखिए, रूरल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव है दोस्तों, वो देखेंगे। फिर एक स्टडी रिपोर्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अंडर वाटर नॉइज एमिशंस जो है मरीन स्पीशीज के लिए थ्रेट बन रहा है। फिर देखिए, एवियन इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड एक न्यूज है। इंडिया में एनवायरमेंटल सर्वेलेंस फॉर एवियन इन्फ्लुएंजा इंश्योर करना पड़ेगा, वो वाइटल है, उसके बारे में कह रहा है। फिर दियोदर मीटोरेट के बारे में एक न्यूज है। बेसिकली लास्ट ईयर गुजरात का दियोदर तालुक में एक मीटोरेट गिरा था, उसके बारे में एक रिपोर्ट है, वो भी हम देखेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है दोस्तों, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ा दीजिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल गेट्स नोट, स्टेट्स बीइंग पेड ड्यूज, जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, जीएसटी काउंसिल। ये सब नई न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था थ्रू द 101st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तब से लेके एक डिमांड रहा है कि एक जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल होना चाहिए। ट्राइब्यूनल का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, कोर्ट्स का बर्डन ईज करने के लिए या फिर कोर्ट्स के ऊपर जो वर्कलोड है, वर्क प्रेशर है, उसे ईज करने के लिए गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल सेटअप किया जाता है। ट्राइब्यूनल बेसिकली एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक सिविल कोर्ट के पास जितने पावर्स है वो सब ट्राइब्यूनल के पास भी है। ठीक है, अब ट्राइब्यूनल सेटअप करने का फायदा यह है दोस्तों, कोर्ट के ऊपर जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। कैसे? जैसे कि आपने अलग अलग ट्राइब्यूनल्स के बारे में सुना होगा, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, लैंड ट्राइब्यूनल, रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई इश्यू है, कोई ग्रीवियंस है, तो आपको सबसे पहले कोर्ट नहीं जाना है, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में जाना है। अगर वो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड है तो वेल एंड गुड, प्रॉब्लम उधर ही खत्म। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको अपील देना है, तो आप अपील दे सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, तो इस प्रोसेस से क्या है कि एक कोर्ट के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस ट्राइब्यूनल लेवल में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जीएसटी रिलेटेड केसेस को देखने के लिए इस तरह का अपीलेट ट्राइब्यूनल होना चाहिए करके एक डिमांड है, डिमांड था ऑलरेडी। तो अब जाके जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन लिया है कि जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की तरफ से कई सारे डिसीजन हुआ है, जैसे कि फिनेंस मिनिस्टर जो जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन है, वो बोला है कि जीएसटी कॉम्पनसेशन ड्यूज जो है स्टेट्स के लिए अब रिलीज करने वाला है, विच अमाउंट्स टू 33,506 करोड़ रुपीस। अब देखिए दोस्तों, ये जो जीएसटी कॉम्पनसेशन अभी देने वाला है, ये लास्ट कॉम्पनसेशन होगा। 2016 में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था, कई सारे टैक्सेस अबोलिश किया था, जिससे स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बन रहा था। तो जैसे वो टैक्सेस अबोलिश किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला अब हम जीएसटी इंट्रोड्यूस करेंगे, 5 साल तक आपको कॉम्पनसेशन मिलता रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि कई सारे टैक्सेस को अबोलिश किया था ना, तो 5 साल के लिए आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, ये बोला था। 5 साल ऑलरेडी हो चुका है कि नहीं, पर अभी भी कई सारे कॉम्पनसेशन पेंडिंग था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यह था कि स्टेट्स जो है अपना अकाउंटेंट जनरल सर्टिफिकेट्स जो है सबमिट नहीं किया है फिनेंस मिनिस्ट्री में, इस वजह से हम जीएसटी कॉम्पनसेशन जो है आपको रिलीज नहीं किया है करके। रीजनली बजट सेशन में केरला का एक एमपी, राज्यसभा एमपी जॉन ब्रिटास ने निर्मला सीतारामन जी से एक क्वेश्चन पूछा था कि केरला के लिए आप जीएसटी कॉम्पनसेशन रिलीज क्यों नहीं कर रहा है। तो फिनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि देखिए, केरला जो है अकाउंटेंट जनरल सर्टिफिकेट जो है पिछले 3 साल से सबमिट नहीं किया है। जब तक आप वो सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करोगे तब तक हम आपको जीएसटी कॉम्पनसेशन ड्यू इशू नहीं करेंगे। केवल केरला नहीं, कई सारे स्टेट्स ने इसी तरह किया था। तो अब जाके स्टेट्स ने वो सबमिट किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जीएसटी कॉम्पनसेशन ड्यू रिलीज किया है। और भी कई सारे डिसीजंस लिए गए हैं, जैसे कि जिन बिजनेसेस का टर्नओवर 1 साल में 20 करोड़ से ज्यादा है, उन्होंने अगर अपना एनुअल रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं किया तो उनके लिए पीनल चार्जेस वगैरह बहुत ज्यादा था पहले, अब इसे रिड्यूस किया है। फिर देखिए, राप के ऊपर जो जीएसटी रेट है उसे रिड्यूस किया है। राप क्या होता है? इट इज ए काइंड ऑफ लिक्विड जैगरी
टिपिकल टू शुगर केन ग्रोइंग स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश जैसे शुगर केन ग्रोइंग स्टेट्स में मिलने वाला एक लिक्विड जैगरी है, एक मीठा पानी है राब, उसमें जो जीएसटी है वो रिड्यूस किया है। ठीक है, पहले 18% था, उसे बिल्कुल जीरो किया है। ठीक है, पर ध्यान रखना है, अगर राब लूज में बेच रहा है तब जाके जीरो टैक्स होगा, पर अगर वो प्री पैकेज्ड है, लेबल्ड है, तब उसके ऊपर 5% का जीएसटी होगा। फिर देखिए, पेंसिल शार्पनेस के ऊपर जो जीएसटी है उसे भी रिड्यूस किया है 18% से 12% तक। और भी है, देखिए जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स को अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस वगैरह कंडक्ट करना है, इसके ऊपर जीएसटी एग्जम्पशन दिया हुआ था पहले से, उसको एक्सटेंड किया है। ठीक है, फिर देखिए कंटेनर्स के ऊपर जो ट्रैकिंग डिवाइसेस वगैरह फिक्स करते हैं उसके ऊपर भी जीएसटी लगता था 18% का, उसे भी जीरो किया गया है। तो इस तरह के अलग अलग टैक्स रिलीफ मेशर्स आपको देखने को मिलेगा जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस। अगला है 12 चीतास फ्रॉम साउथ अफ्रीका फाइंड न्यू होम इन एमपी's कुनो नेशनल पार्क, एनिमल काउंट राइसेस टू 20, जीएस पेपर 3, ट्रांसलोकेशन ऑफ एनिमल्स में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, लास्ट ईयर नामीबिया से 8 चीतास इंडिया का कुनो नेशनल पार्क में शिफ्ट किया गया था, बेसिकली ट्रांसलोकेट किया गया था। इस बार 12 चीतास को ट्रांसलोकेट किया है साउथ अफ्रीका से कुनो नेशनल पार्क में। तो टोटल चीता काउंट हो गया इंडिया में अभी 20 के 20 कहां पे है? कुनो नेशनल पार्क इन शिवपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नाउ ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन हो रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्बिशियस प्रोग्राम है दोस्तों, चीतास को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में री इंट्रोड्यूस करने का, क्योंकि 7 डिकेड्स के पहले चीतास जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ था? एक्सटिंक्ट हो गया था। ठीक है, नाउ सबसे लास्ट चीता का डेथ हुआ था कोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़ में 1947 में, और 5 साल के बाद दैट इज 1952 में इंडिया में चीतास को एज एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया था। ठीक है, नाउ लास्ट ईयर 8 चीतास फ्रॉम नामीबिया को रिलीज किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उनका बर्थडे का दिन, वो न्यूज हमने कवर किया था। नाउ अब जाके इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इन मैमल्स को ट्रांसलोकेट करने का। नाउ साउथ अफ्रीका इन कैट्स को इंडिया के लिए डोनेट किया है दोस्तों, मतलब कुछ पैसे नहीं ले रहा है। फिर भी साउथ अफ्रीका में जो चीता से उन्हें कैप्चर तो करना पड़ेगा ना, पहले कैप्चर करना पड़ेगा, इसके बाद उन्हें ट्रांसपोर्ट करना होगा। अब ये कैप्चर करने का जो खर्चा है वो इंडिया को उठाना पड़ेगा। एक चीता को कैप्चर करने के लिए $3000 का खर्चा है दोस्तों। ठीक है, बस वही देना है, चीतास के लिए कोई स्पेशल प्राइस वगैरह देना नहीं है, साउथ अफ्रीका इंडिया के लिए डोनेट कर रहा है। ठीक है, नाउ इंडियन वाइल्ड लाइफ लॉस के हिसाब से जब भी कोई एनिमल को ट्रांसलोकेट करते हैं, जिस कंट्री से ट्रांसलोकेट करते हैं उस कंट्री में 1 महीने के लिए क्वारंटाइन में रखना होगा, उसके बाद ट्रांसलोकेट होगा। इंडिया में आने के बाद और 1 महीने के लिए उन्हें आइसोलेशन में रखना होगा। तो एक तरफ 60 डेज क्वारंटाइन में रहते हैं ये एनिमल्स जो है। नाउ साउथ अफ्रीकन चीता का एवरेज लाइफ स्पैन जो है 8 से 10 साल है। कुनो नेशनल पार्क के बारे में बात करें, इट इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थर्न साइड ऑफ विंध्याचल माउंटेन्स एंड इज स्प्रेड अक्रॉस मोर देन 700 स्क्वायर किलोमीटर। तो देखिए, इन चीतास को ठहरने के लिए टोटल 700 स्क्वायर किलोमीटर का जगह है। वैसे प्रोजेक्ट चीता 2009 में इंट्रोड्यूस किया था फॉर्मर यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश। इसी प्रोजेक्ट के अंडर अब ये एनिमल्स को ट्रांसलोकेट किए जा रहा है दोस्तों। अगला है टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ नीच विलेजेस इन ए पुश फॉर रूरल टूरिज्म, जीएस पेपर 3 टूरिज्म। देखिए, सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफी सारे मेजर्स ऑलरेडी हुआ है दोस्तों। मैंने कुछ दिन पहले डेली न्यूज एनालिसिस में आपको रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म के बारे में बताया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म का मतलब क्या होता है। रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म के अंदर विलेजेस को प्रमोट किया जाता है, आरटी विलेजेस को। ठीक है, नाउ एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है रूरल टूरिज्म एंड रूरल होम स्टेज, दैट इज CNART&RH। ये बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है सेंटर स्टेट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स के बीच में। इनका काम क्या है दोस्तों? ऐसे लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना जहां पे एग्री टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर टूरिज्म, इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ, ट्राइबल टूरिज्म, होम स्टेज वगैरह प्रमोट कर सकता है। ऑलरेडी इसके अंदर 134 विलेजेस को लिस्ट किया है दोस्तों।
जो टूरिस्ट के लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कर्नाटका में एक विलेज है माटूर। माटूर काफ़ी फेमस है दोस्तों, हमेशा क्विज प्रोग्राम्स वगैरह में ये रहा है। माटूर विलेज की स्पेशलिटी ये है कि उधर के जो रेजिडेंट्स है वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए संस्कृत लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है। नाउ मछली इन महाराष्ट्र, ये बेसिकली एक एग्रेरियन होमस्टे है सराउंडेड बाई कोकोनट, बीटल एंड बनाना प्लांटेशंस। फिर बिश्नोई विलेज है राजस्थान में, जहां पे आपको एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जो लोकेशन है उसे प्रमोट करना है। बेसिकली देखिए, किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चरल या कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज वगैरह नहीं होगा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। उधर जो इंडिजिनियस थिंग्स है, जो नेचुरल थिंग्स है, वही विजिट करने के लिए टूरिस्ट आएंगे। तो कई सारे लोकेशन है दोस्तों इंडिया में जहां पे इस तरह के टूरिज्म प्रमोट किया जा सकता है। जैसे कि देखिए, तमिलनाडु का कोलुकुमलई, ये हाईएस्ट टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड है। केरला का देवलोकम एक योगा सेंटर है ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर। नागालैंड का कोनियाक टी रिट्रीट, ठीक है, इधर आपको ट्राइबल कल्चर देखने को मिलेगा। तेलंगाना का पोचमपल्ली विलेज, इधर ट्रेडिशनल वीविंग टेक्निक्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा। पोचमपल्ली साड़ीज के बारे में आपने सुना होगा, उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग वगैरह मिला हुआ है। फिर देखिए हिमाचल प्रदेश का प्रागपुर विलेज, ठीक है, उधर आपको कांगड़ा हेरिटेज आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। तो इस तरह के डेस्टिनेशंस को प्रमोट करना है। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यह है, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अवॉइड करके, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को अवॉइड करके सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करना। अब देखिए, ये सारी जो जगहों के बारे में मैंने आपको बताया, इधर कुछ स्पेशली करने की जरूरत नहीं है, बस मार्केट करने की जरूरत है, प्रमोट करने की जरूरत है। ऐसे जगह विजिट करने के लिए टूरिस्ट जो है अपने आप आएंगे, बस गवर्नमेंट की तरफ से एक पुश होना चाहिए। तो यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री एक प्रोसेस में है फॉर फॉर्मेटिंग ए बजट विथ सर्टेन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। अब देखिए दोस्तों, बस प्रमोट करने से नहीं, उधर जो लोग रहते हैं उन्हें ट्रेन भी करना पड़ेगा, किस तरह टूरिस्ट के लिए एक एम्बियंस क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे प्रोजेक्ट्स आने वाला है जो 100% सेंट्रली फिनेंस्ड होगा, और ऐसे भी प्रोजेक्ट्स आने वाला है जिसमें स्टेट्स का भी पार्टिसिपेशन होगा, जैसे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वगैरह होता है, जिसमें सेंटर 60% प्रोवाइड करेंगे, बाकी स्टेट को प्रोवाइड करना है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड एक मार्केट रिसर्च फर्म है ग्रैंड व्यू रिसर्च। इनके एस्टिमेट्स के हिसाब से agri tourism alone will develop at a compound annual growth rate of 11.4% from 2022 to 2030। compound annual growth rate मतलब क्या होता है? मतलब देखिए, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या ग्रोथ रेट होगा। इधर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है 2022 से लेके 2030 तक। ठीक है, तो ग्रैंड व्यू रिसर्च के एस्टिमेट्स के हिसाब से एग्री टूरिज्म 11.4% ग्रो करने वाला है 2022 से लेके 2030 तक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अपनी स्ट्रैटेजीज इस तरह प्लान करना पड़ेगा। तो एग्री टूरिज्म को मैक्सिमम फोकस देके प्रमोट करना होगा। ठीक है, एंड ए की पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी टू प्रमोट रूरल डेस्टिनेशंस वुड बी टू आइडेंटिफाई क्लस्टर्स ऑफ 5 to 7 विलेजेस इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, रूरल डेस्टिनेशंस को प्रमोट करने के साथ साथ ऐसे क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। मतलब देखिए, अब मैंने आपको इधर एग्जाम्पल्स बताया, तमिलनाडु में कोलुकुमले है, नागालैंड में कोनियाक टी रिट्रीट है। अब इन सबको प्रमोट करके एक प्रॉब्लम ये है ना, जो लोग तमिलनाडु में जाएंगे वो नागालैंड तक जाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि दूरी बहुत है। तो क्यों ना हम ऐसे क्लस्टर्स ऑफ विलेजेस को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब एक जगह में ही बहुत सारे जगह होगा कि टूरिस्ट को विजिट करने की। इसका फायदा क्या होगा? टूरिस्ट एक लोकेशन में आएंगे, फिर दूसरा लोकेशन अगर पास में है तो उधर भी जाएंगे। तो ये अच्छा तरीका होगा क्लस्टर ऑफ विलेजेस क्रिएट करना हो। तो सेंट्रल नोडल एजेंसी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को पूछा है टू आइडेंटिफाई बोथ इंडिविजुअल एंड क्लस्टर्स ऑफ विलेजेस हैविंग हाई पोटेंशियल फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट। तो देखिए, एक तो इंडिविजुअल लोकेशंस उन्हें आइडेंटिफाई करना है, साथ साथ में अगर कोई क्लस्टर्स ऑफ विलेजेस है, बहुत सारे लोकेशंस अगर एक ही जगह में है, तो वो सबसे अच्छा रहेगा, उसका हाई पोटेंशियल है टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज आल्सो बीन आस्क्ड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग एसेट्स अंडर मनरेगा फॉर टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए, सेंट्रल नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को भी बोला है दोस्तों, मनरेगा के अंडर ऐसे एसेट्स को क्रिएट करना पड़ेगा। बेसिकली टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मनरेगा के अंडर अगर क्रिएट कर पाएंगे वो भी सही होगा। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एरियाज डेवलप्ड अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY। ये क्या है? बेसिकली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का एक स्कीम है। तो गवर्नमेंट
ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को भी एक्सप्लोर कर रहा है, एंड मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन फॉर डेवलपमेंट एज टूरिस्ट रूरल टूरिस्ट स्पॉट्स, मतलब जहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह हो रहा है वाइड स्केल में, वो भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है ना, लोग वो देखने के लिए आएंगे, है कि नहीं। तो बेसिकली हर तरह से गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कौन कौन से एरियाज को ऐसे टूरिस्ट स्पॉट डेवलप कर सकता है। मतलब देखिए, एक तरफ काम चलता रहेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग चलता रहेगा, लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलपमेंट चलता रहेगा, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस चलता रहेगा, दूसरी तरफ टूरिस्ट आएंगे इन सारे एक्टिविटीज को देखने के लिए, है कि। तो कुल मिलाकर नेशनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट फॉर रूरल टूरिज्म के हिसाब से अगर आप रूरल टूरिज्म को प्रमोट करोगे, डेवलप करोगे, इससे कई सारे फायदा है, जैसे कि लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट्स डेवलप होगा, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस जो है रिवाइटलाइज होगा, ये सबके अलावा जॉब्स एंड न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगा। तो ये सारी बातें बताया जा रहा है। अगला है अंडर वाटर नॉइज एमिशंस बाय शिप्स पोस्ट थ्रेट टू मरीन स्पीशीज से स्टडी। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक न्यूज है दोस्तों। देखिए, इस तरह के जो स्टडी रिपोर्ट्स है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊंगा, आपको नोट करना है। क्या लिखा है? द राइजिंग मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक अंडर वाटर नॉइज एमिशंस फ्रॉम शिप्स इन द इंडियन वाटर्स आर पोजिंग ए थ्रेट टू द लाइफ ऑफ मरीन मैमल्स लाइक बोटलनोज डॉल्फिन, मैनाटीज, पायलट व्हेल, सील एंड स्पर्म व्हेल। देखिए क्या बताया जा रहा है ना दोस्तों, इंडियन ओशियन वाटर्स में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ज्यादा होने की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मतलब मैन मेड एक्टिविटीज जो है, जैसे कि शिप का जो नॉइसेस है, हमारा जो सीस्मिक सर्वेस वगैरह होता है उसका जो नॉइसेस है, अंडर वाटर टेस्ट वगैरह होता है उसके जो नॉइसेस है, ये सब की वजह से मरीन मैमल्स का लाइफ नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है, स्पेशली बोटलनोज डॉल्फिन, मैनाटीज, पायलट व्हेल, सील, स्पर्म व्हेल एक्सेट्रा। एंड द मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर मल्टीपल बिहेवियरल एक्टिविटीज ऑफ मरीन मैमल्स विच इंक्लूड मेटिंग, कम्युनल इंटरेक्शन, फीडिंग, क्लस्टर कोहेशन एंड फॉरेजिंग इज बेस्ड ऑन साउंड। क्या है ना दोस्तों, इन सारे मैमल्स का जो एक्टिविटीज है, लाइक मेटिंग हो गया, कम्युनल इंटरेक्शन हो गया, फीडिंग हो गया, क्लस्टर कोहेशन एंड फॉरेजिंग हो गया, ये सब साउंड के ऊपर डिपेंडेड है। अब आप पूछोगे ये क्लस्टर कोहेशन एंड फॉरेजिंग मतलब क्या होता है? देखिए, एक साथ खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं ना, उसे आप क्लस्टर कोहेशन एंड फॉरेजिंग बोल सकते हैं। तो ये सारे जो एक्टिविटीज है ये साउंड के ऊपर बेस्ड है। मतलब अगर दूसरे साउंड्स आएंगे, दूसरे मैन मेड साउंड्स आएंगे, इनके लिए दिक्कत होगा, ठीक है। However, the sound that radiates from ships on a long-term basis affects them and results in internal injuries, loss of hearing ability, change in behavioral responses, masking, stress, etc. मतलब देखिए, शिप्स से जो साउंड रेडिएट होता है उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है इन मैमल्स के ऊपर, जैसे कि इंटरनल इंजुरीज हो सकता है, लॉस ऑफ हियरिंग एबिलिटी, बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस में चेंज हो सकता है, मास्किंग हो सकता है। मास्किंग मतलब क्या होता है दोस्तों? दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। देखिए, मास्किंग क्या होता है, एक एनवायरनमेंट में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ बायोलॉजिकल साउंड्स के साथ अडेप्ट हो जाता है, एक बायोलॉजिकल रिथम के साथ अडेप्ट हो जाता है। जब ये दूसरे साउंड से डिस्टर्ब होगा, उनका वो बायोलॉजिकल रिथम जो है टूट जाएगा। समझ रहे हो आप? फॉर एग्जाम्पल, स्टडी रिपोर्ट के हिसाब से द फ्रीक्वेंसी ऑफ शिप्स अंडर वाटर सेल्फ नॉइज एंड मिशनरी वाइब्रेशन लेवल्स आर ओवरलैपिंग the marine species communication frequencies in the low frequency range of less than 500 hertz। क्या बताया जा रहा है? देखिए, शिप से जो साउंड रेडिएट होता है दोस्तों, उसका एक फ्रीक्वेंसी है। ये जो फ्रीक्वेंसी है, मरीन स्पीशीज का जो कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी है ना, आपस में इसको ओवरलैप करते हैं। इस वजह से जितने मरीन स्पीशीज है वो आपस में ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। इसे भी आप मास्किंग बोल सकते हैं, ठीक है। Which could have led to change in migration route of the marine species to shallow regions and also making it difficult for them to go back to the deeper water। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला मरीन स्पीशीज आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, उनका एक फ्रीक्वेंसी रहते हैं। तो जब ये शिप से साउंड्स आते हैं अलग फ्रीक्वेंसी में, ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी जब ओवरलैप होते हैं, मरीन स्पीशीज को आपस में कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगा। तो बेसिकली ये लोग जो माइग्रेशन करते हैं शैलो वाटर से डीप वाटर या डीप वाटर से शैलो वाटर, इनका रूट पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है ये फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूसरे फ्रीक्वेंसी का साउंड्स अंडर वाटर बहुत है। तो कुल मिला के एक कैओस हो रहा है पानी के नीचे। और हमारे इंडियन ओशन वाटर्स में शिप मूवमेंट्स बहुत है दोस्तों, केवल मर्चेंट शिप्स नहीं, मिलिट्री शिप्स भी है, केवल इंडियन नेवी के नहीं, श्रीलंकन नेवी, बांग्लादेश नेवी, पाकिस्तान नेवी, है कि नहीं।
तो ये नॉइस लेवल्स को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक हाइड्रोफोन को डिप्लॉय किया था गोवा कोस्ट लाइन में। ठीक है, हाइड्रोफोन मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए पानी के नीचे साउंड वेव्स को डिटेक्ट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है हाइड्रोफोन। तो ये यूज किया था इन्होंने, ये बताया जा रहा है। इन्होंने गोवा में भी यूज किया, विशाखापट्टनम पोर्ट में भी यूज। अगला है व्हाई एनवायरमेंटल सर्वेलेंस फॉर एवियन इन्फ्लुएंजा इज वाइटल, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक न्यूज है दोस्तों। देखिए ये आर्टिकल एवियन इन्फ्लुएंजा दैट इज H5N1 और बर्ड फ्लू के बारे में है। लास्ट संडे में भी H5N1 से रिलेटेड एक न्यूज था, हमने कवर किया था। देखिए क्या बताया जा रहा है ना, ये जो बर्ड फ्लू है ये प्रिडोमिनेंटली बर्ड्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, काफी खतरनाक एक वायरस है दोस्तों, ये इन्फेक्ट होने के बाद फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आजकल ये देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये जो H5N1 जो प्रिडोमिनेंटली बर्ड्स को अफेक्ट करता था, ये मैमल्स में भी ट्रांसमिट हो रहा है। कई सारे मैमल्स में H5N1 वायरस का डिटेक्शन हुआ था, लाइक सी लायंस, फॉक्सेस, गल्स एक्सेट्रा। और इंट्रा मैमल ट्रांसमिशन भी रिपोर्ट हुआ। इंट्रा मैमल मतलब एक मैमल से दूसरे मैमल में ट्रांसमिट हो रहा है, ये तो और खतरनाक है। तो फिर ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होगा, है कि नहीं। पर ये आर्टिकल किसके बारे में है, Why environmental surveillance for avian influenza is vital? तो environmental surveillance इंश्योर करना पड़ेगा, मतलब हमेशा ये चेक करना पड़ेगा ये जो वायरस है ये डिटेक्ट हो रहा है, ये स्प्रेड हो रहा है, ये सब। पर इंडिया में इस तरह का सर्वेलेंस जो है नहीं हो रहा है। India is the fastest growing egg producer in the world, yet poultry birds are not vaccinated against flu. देखिए इंडिया में जितने पोल्ट्री बर्ड्स है लाइक हैन, डक्स एक्सेट्रा, ये अभी तक H5N1 फ्लू के अगेंस्ट वैक्सीनेटेड नहीं है। देखिए इंडिया अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग एग प्रोड्यूसर है दुनिया में। अगर ये H5N1 जैसे वायरस इंडियन पोल्ट्री बर्ड्स को अफेक्ट करेंगे तो वाइड स्केल में डेथ होने का चांसेस है, काफी खतरनाक होगा। हमारा जो एग इंडस्ट्री है उसे ये सीरियसली इंपैक्ट करेगा। तो एक तो सोल्यूशन है, इन्हें वैक्सीनेट करना पड़ेगा एंड टाइम टू टाइम एक्टिव सर्वेलेंस भी इंश्योर करना पड़ेगा दोस्तों। मतलब ये जो वायरस है ये फैल रहा है या नहीं, अगर कोई बर्ड वगैरह मर रहा है, ठीक है, कहीं पे डेड बॉडीज मिल रहा है, उसे कलेक्ट करके चेक करना पड़ेगा इसमें H5N1 स्ट्रेन्स है या नहीं। ठीक है, बेसिकली जो H5N1 वायरस है ये वाइल्ड बर्ड पॉपुलेशंस के बीच में ट्रांसमिट होता है ऑन फीकल ऑरल ट्रांसमिशन वाया कंटामिनेटेड वाटर। मतलब देखिए अगर एक इन्फेक्टेड बर्ड एक्सक्रीट किया पानी में, वो पानी कंटामिनेटेड हो गया, अब वो पानी में वायरस का प्रेजेंस होगा। ठीक है, और इनके मुंह से जो फ्लूइड्स वगैरह निकलते हैं, ये जो खाना खाया उसे अगर कोई और बर्ड खा लेते हैं तो ऐसा भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है, और एक प्रॉब्लम यह है दोस्तों, एक पर्टिकुलर बर्ड इन्फेक्ट होने के बाद अगर मर गया, मरने के बाद डेड बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर बर्ड में ये जो वायरस है काफी टाइम तक रह सकता है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट सर्वेलेंस जो है और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कहीं पे भी अगर कैकेसिस मिल रहा है बर्ड्स का, कहीं पे अगर कंटामिनेटेड वाटर आपको दिख रहा है, उसमें चेक करना पड़ेगा H5N1 वायरस का स्ट्रेन्स है या नहीं। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में से सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हमारे लिए जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है वो ये है दोस्तों, देखिए क्या लिखा है, वाइल्ड एक्वाटिक बर्ड्स इन द ऑर्डर्स Anseriformes एंड Charadriformes are the primordial reservoir for the virus. Now this is very important, ये दोनों नाम जो है नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। एक है Anseriformes, सेकंड है Charadriformes, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। ये जो दोनों ऑर्डर्स है एक्वाटिक बर्ड्स का, ये प्राइमरी रिजर्वियर है वायरस का, H5N1 वायरस का। अगला है सेकंड ऑपरेट मीटियोराइट फाउंड इन इंडिया इन 170 ईयर्स, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक में न्यूज आपको काम आएगा। सबसे पहले मीटियोराइट क्या है यह बताना पड़ेगा। मीटियोराइट क्या है बताने से पहले मीटियोरॉइड क्या है यह बताना पड़ेगा, फिर मीटियोर्स क्या है यह बताना पड़ेगा। मीटियोरॉइड्स जो है ऐसे स्पेस ऑब्जेक्ट्स है दोस्तों जो कोई ना कोई एक प्लैनेट को ऑर्बिट करता है। ठीक है, दे आर बेसिकली रॉक्स और मिनरल्स। उसके अंदर कई सारे मिनरल्स होते हैं जो आपको हमारे धरती में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यह है मीटियोरॉइड्स। ये जो मीटियोरॉइड्स के ऊपर कभी कभी दूसरे प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपैक्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए मार्स के चारों तरफ एक मीटियोरॉइड जो है घूम रहा है, तो वो मीटियोरॉइड के ऊपर अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपैक्ट हो गया, ऑब्वियस सी बात है वो जो मीटियोरॉइड है वो अर्थ की तरफ आएगा और अर्थ का सरफेस में आके गिरेंगे। तो जब एक मीटियोरॉइड अर्थ की तरफ आने लगता है या फिर कोई भी प्लैनेट की तरफ जाने लगता है, ऑब्वियस सी बात है वो एक शूटिंग स्टार जैसा बन जाएगा, क्योंकि जब ये एक एटमॉस्फेयर में एंट्री मारते हैं फ्रिक्शन की वजह से वो जल जाएगा। जैसे कि आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना, ये जो स्पेसक्राफ्ट वगैरह
वापस आते हैं अर्थ में, जब वो री एंट्री मारते हैं तब वो जल जाता है, एक फायरबॉल जैसा बन जाता है। तो ये जो मीटियोरॉइड है वो भी ऑब्वियसली एक फायरबॉल जैसा बन जाएगा। इस कंडीशन में उसे बोलेंगे आप मीटियोर या फिर शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। जब ये सरफेस में आके क्रैश करेगा, नाम बदल जाएगा, तब ये मीटियोराइट बन जाएगा। तो बेसिकली मीटियोराइट था, फिर वो मीटियोर बन गया, फिर बन गया मीटियोराइट। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ 1852 में, दैट इज 170 ईयर्स बिफोर एगो, उत्तर प्रदेश का बस्ती में एक मीटियोराइट गिरा था। ठीक है, और जब भी कोई मीटियोराइट इस तरह क्रैश होता है ना, उसे कलेक्ट करके हमारे जो साइंटिस्ट है वो स्टडी करते हैं उसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे ऐसे मिनरल्स आपको देखने को मिलेगा जो अर्थ में नहीं है, क्योंकि ये तो स्पेस से आ रहा है कि नहीं। नाउ उत्तर प्रदेश का बस्ती में जो मीटियोराइट मिला, उसे जब स्टडी किया तो पता चला वो एक ऑब्रेट मीटियोराइट है। अब आप पूछोगे ऑब्रेट्स क्या होता है? ऑब्रेट्स आर टाइप ऑफ मीटियोराइट दैट आर कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड इन ए पुअर ऑक्सीजन कंडीशंस। तो बेसिकली कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक्स है जो पुअर ऑक्सीजन कंडीशंस में फॉर्म हुआ है, और उसके अंदर वेराइटी ऑफ एक्सोटिक मिनरल्स है दैट आर नॉट फाउंड ऑन अर्थ। वेराइटी ऑफ एक्सोटिक मिनरल्स आपको देखने को मिलेगा एक ऑब्रेट मीटियोराइट में। अब आप पूछोगे ये ऑब्रेट नाम कहां से आया दोस्तों? देखिए एक्चुअली 1836 में फ्रांस का ऑब्रेस में एक मीटियोराइट गिरा था, तो उसके अंदर जिस तरह कंपोजिशन वगैरह देखने को मिला मिनरल्स का, उसे फिर ऑब्रेट मीटियोराइट बोलने लग गया, फिर ऑब्रेट्स बोलने लग गया। बस इतना ही समझ लीजिए, 1852 में उत्तर प्रदेश का बस्ती में जो मीटियोराइट गिरा वो एक ऑब्रेट था। इसके बाद 170 ईयर्स के बाद गुजरात में 2022 में एक मीटियोराइट गिरा। वो मीटियोराइट के ऊपर स्टडी करने के बाद पता चला वो भी एक ऑब्रेट है। वैसे गुजरात में जो मीटियोराइट गिरा वो है दियोदर मीटियोराइट। ठीक है, मीटियोराइट गिरा शब्द मुझे यूज नहीं करना चाहिए, मीटियोर गिरा ये शब्द यूज करना चाहिए। गिरने के बाद वो मीटियोराइट बन गया है कि नहीं, वही तो मैंने आपको अभी भी बताया। दियोदर बेसिकली गुजरात में एक तालुक है, वो तालुक का नाम से जहां से बेसिकली मीटियोराइट मिला उसी के नाम से मीटियोराइट का नाम भी दे दिया, दियोदर मीटियोराइट। तो दियोदर मीटियोराइट बेसिकली एक ऑब्रेट है, ये न्यूज बता रहे हैं। नाउ इसके ऊपर स्टडी किया तो पता चला इसमें 90% जो है ऑर्थोपायरोक्सिन है। अब आप पूछोगे ऑर्थोपायरोक्सिन क्या है? ऑर्थोपायरोक्सिन बेसिकली पायरोक्सिन है जिसका एक सर्टेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आप पूछोगे पायरोक्सिन क्या है? पायरोक्सिन बेसिकली सिलिकेट्स है जिसमें सिंगल चेन्स ऑफ सिलिका टेट्राहेड्रा है। ज्यादा कंफ्यूज हो गया आप, ज्यादा डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको दियोदर मीटियोराइट के बारे में मालूम होना चाहिए, उसमें 90% ऑर्थोपायरोक्सिन है ये मालूम होना चाहिए। ऑर्थोपायरोक्सिन मतलब बेसिकली पायरोक्सिन से, पायरोक्सिन मतलब बेसिकली सिलिकेट्स है, इतना काफी है, ज्यादा डीप मत जाइए। ठीक है, क्योंकि 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा इसमें से अगर पूछेगा भी तो। ठीक है, तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर का पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।